नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से आपके समक्ष आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते हैं। सिलेबस में सौंदर्य की नदी नर्मदा नाम से यात्रा वृत्तांत है अमृतलाल वेगड़ जी का। पिछले समय में हमने उसे थोड़ा पढ़ा भी, लेकिन अभी जो है हम उसे समय नहीं दे पाए थे। तो इस भाग में हम भाग 7 पढ़ेंगे। कहने का मतलब हम 6 भाग पढ़ चुके हैं। 7 भाग में ये 8वें नंबर की जो है यात्रा हम पढ़ेंगे, अमृतलाल वेगड़ जी क्या लिखे हुए जो है यात्रा वृत्तांत की। ठीक है, सौंदर्य की नदी नर्मदा। आइए जानते हैं। इसका नाम है ग्वारी घाट से ग्वारी घाट से बरमान घाट। ठीक है, यादवेंद्र ने अपनी नवोढ़ पत्नी के साथ हमें विदा देने आया। हमारी पिछली यात्रा को कोई 2.5 बरस बीत चुके थे। अब नई यात्रा शुरू की है उन्होंने नर्मदा की, है ना। कितनी यात्रा की थी ये भी पूछा जाता है। किसी न किसी कारण से निकलना नहीं हो सका। इस बीच यादवेंद्र की शादी हो चुकी है। अब हमारे साथ कोई नहीं चल सकता। इसका बहुत बुरा रंज है। इस उससे अधिक रंज मुझे भी है, क्योंकि जिस यादवेंद्र के बलबूते पर मैंने अभी तक की दुर्गम पद यात्रा की थी, वह मेरा वही विश्वस्त साथी अब मेरे साथ नहीं होगा। विदाई देने कांता भी आई। छोटे भाई की पत्नी नीता और उसके 2 बच्चे नम्रता और अमित भी आए थे। 9 बरस के अमित के उत्साह का क्या कहना। उसका बस चले तो साथ चले। 17 नवंबर 82 यानी 1982 भाई दूज जबलपुर के ग्वारी घाट में हमने नाव से नर्मदा पार की और ठीक उस बिंदु से चल पड़े जहां पिछली यात्रा समाप्त की थी। 7 आए स्वजन हमें देर तक देखते रह गए और फिर लौट गए। धीरे धीरे लौट गए, मतलब लौटना ही था, क्या करें। इस बार हम 4 थे, दुहलानी और 60 मेरे छात्र। पंडित नामक एक साथी और है। बहुत अच्छा दल बन पड़ा है। हमारा पंडित की मातृभाषा हिंदी है। अच्छा, पंडित की मातृभाषा हिंदी है। दुहा दुल्हानी की सिंधी, 60 की मराठी और मेरी गुजराती। 4 भाषाओं के जल से मां नर्मदा के पैल पखारने हम चल पड़े। 2 घंटे तिलवारा घाट आ गए। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं, दुल्हानी की सिंधी, 60 की मराठी और मेरी गुजराती। 4 भाषाओं के जल से मां नर्मदा के पैर पखारने हम चल पड़े थे। अच्छा ठीक है, चल पड़े। 2 घंटे में तिलवारा घाट आ गए। यहाँ नर्मदा पर सड़क का पुल है। जब बाढ़ आती है तब डूब जाता है, लेकिन अब पास में ही नया पुल बन रहा है। यह बहुत ऊंचा होगा। यही नहीं, इस पर से नर्मदा के दक्षिण तट की नहर का पानी उत्तर तट को जाएगा। नर्मदा की नहर पार करेगी। रात सिवनी में रहे, सुबह चल दिए लम्हेटी के पास। नदी तट पर चट्टानों पसलियों की तरह उभर आई है। तीसरे पहर डुंडुवाड़ा पहुंचे। नर्मदा का प्रसिद्ध जलप्रपात धुंधुआर यहाँ से पास है। जहाँ रात्रि विश्राम की व्यवस्था हो गई तो धुआंधार चल दिए। चौड़ी नर्मदा यहाँ हठात सक्रिय हो गई है और एक खंड में प्रचंड वेग के साथ गिरती है। दूर से ही जल बिंदुओं का सा धुआं सा उठता दिखाई देता है, इसलिए इसे धुआंधार कहते हैं। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। पानी बड़े वेग से गिरता लहरियां बनाता आगे बढ़ जाता है। नर्मदा पर एक मस्ती का कैसा अलबेला नशा छाया है। नर्मदा में खूब पानी आया था और धुआंधार यौवन और जीवन से भरपूर था। देर तक हम उसके आबोताब को देखते रहे, पर उसकी दमक को सुनते रहे और उसकी फुहार में भीगते रहे। इसी धुआंधार से नर्मदा संगमरमर की कुजंगली में प्रवेश करती है। संगमरमर की चट्टानों को चीरती हुई तंग घाटी में से बहती है और एक अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि करती है। कनक छरी सी एक हरे बदन की नर्मदा की जगह इतनी सिमट गई है कि इस स्थान को बंदर कूदनी कहते हैं। यहाँ नर्मदा मानो सुस्ता रही है।
या अत्यंत मृदु गति से बह रही है। संगमरमर की विशाल दूधिया चट्टानें अलस गति से बहती नीरव नर्मदा और निपट एकांत लगता है किसी नक्षत्र लोक में आ गए हैं। धुआंधार में गुस्से में उलबलती उफनती नर्मदा ने मानो यहाँ मौन की दीक्षा ले ली हो। धुआंधार के गर्जन के बाद यहाँ नर्मदा की शांत जलधारा मानो रौद्र के बाद शांत रस, है ना। चांदनी रात में यहाँ नौका विहार होता है, दिन को भी होता है, लेकिन दूधो नहाती रात को यहाँ सौंदर्य की कैसी लहाछ वर्षा होती है। और कोई 3 किलोमीटर लंबा सौंदर्य से झलकता एक वह स्वप्न लोक हमारे जबलपुर के पास है। नर्मदा से ने किसी को नहीं दिया, वह जबलपुर को दिया अपने गले को का हार। जबलपुर, यही अपना जबलपुर, छत्तीसगढ़ वाला जबलपुर। पंचवटी में यह सौंदर्य लोक समाप्त हो जाता है। यहाँ से चट्टानें खत्म, नर्मदा अब मिट्टी या रेत में से ही बहती है। भेड़ाघाट में मानो नर्मदा का पाषाण युग समाप्त हो गया है और बालू युग शुरू हो गया है। मजे की बात यह है कि यह संगमरमर के जिस भूखंड में से नर्मदा बहती है उसकी चौड़ाई मुश्किल से आधा किलोमीटर है। अब नर्मदा यदि थोड़ा दाएं या थोड़ा बाएं से निकल जाती तो कहाँ होता ये लोक सौंदर्य। नर्मदा पहले ऐसा ही करती थी, धुआंधार से उत्तर की ओर मुड़ जाती थी और 64 जोगनी मंदिर जाने वाली टेकरी का लपेटा लगाती और आगे बढ़ती थी। उसका सूखा चौड़ा पाट आज भी मौजूद है। तब कहाँ था यह लोक सौंदर्य और कहाँ था यह दिव्य लोक। लेकिन नर्मदा उस चट्टानों को शिल्पी की ललक भरी निगाहों से देखती जरूर रही होगी। एक दिन उसने शुरू कर ही दिया। उन्हें काटना, छांटना और तराशना, इसमें उसे लाखों वर्ष लग गए, क्योंकि चट्टानें फौलाद की थी और यह काम केवल बरसात में ही कर सकती थी। आखिर उसने अभेद संगमरमर को भेद कर अपनी राह बना ली और धरती पर स्वर्ग उतार कर रख दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि यह लोक सौंदर्य प्रकृति की देन नहीं है। प्रकृति का दिया रूखा चौड़ा पाट आज भी देखा जा सकता है। यह तो नर्मदा के अनन्य सौंदर्य बोध और उसकी सुदीर्घ तपस्या का सुफल है। यह उसके चित्त के उच्छृंखल आनंद की मनभावन उपलब्धि है। डुंडवारा से चले थे तो सुबह तड़के, लेकिन नर्मदा के साथ रमते बिलमते चलते रहे, इसलिए दोपहर तक विशेष चलना नहीं हुआ। चलना तीसरे पहर ही हुआ। रात बरगई में रहे। यह मूर्तिकारों का गांव है। भेड़ाघाट में संगमरमर की जो मूर्तियां आती है वे यहीं से आती है। कुछ एक मूर्तिकारों को मूर्तियां तराशते देखा। उनकी आधी अधूरी मूर्तियां ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सादगी और सरलता में विराजिता है। बहुत अधिक कारीगर से कलाकृति दम तोड़ देती है। इसके बाद भी रात धरती कछार में रहे। धरती कछार जगह का नाम है। जिस ग्रामीण के बरामदे में रहे, उसके घर की दीवार पर मृदंग टंगा था। मैंने उससे कहा, जान पड़ता है यहाँ भजन कीर्तन होता होगा। उसने कहा, कल ही हुआ था, आज भी होगा। रात को बहुत से ग्रामीण जुटे। एक ने एक तारे पर बड़े बड़े भजन सुनाए और दूसरे उसके साथ दे रहे थे। मैंने उनके स्केच उतारे और तारीफ की। तारीफ कुछ ज़्यादा ही हो गई। अब क्या हुआ तारीफ का? अब वे उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब इसकी नींद के मारे हमारा बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से सोने को मिला। यहाँ से चल दिए तो दोपहर को भूकंप पड़ा। एक जगह सुस्ताने बैठे तो कुछ ग्रामीण इकट्ठे हो गए। इसमें गांव का कोटवार भी था। मैंने हमारे बारे में संक्षिप्त बताया और कहा कि हम एक साथ अखंड परिक्रमा कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके खंड परिक्रमा कर रहे हैं। फिर भी पूछा, सुबह धरती का छार से चले हैं, कितना ही चले होंगे? कोटवार से कहा, यहाँ कोई 5 मील। मैंने पूछा था, मील या किलोमीटर? उसने कहा, मील और किलोमीटर एक ही बात है। तब तक और भी ज़्यादा लोग आ गए और उन्हें हमारे बारे में बताने लगे। कहने लगा, ये नर्मदा की अखंड परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने घबरा कर कहा, अखंड नहीं, खंड।
उसने तपाक से कहा, खंडा खंड एक ही बात है। ये हमने शायद पढ़ लिया था भाग, है ना। मुझे जोर की हंसी आ गई, वह बुरी तरह झेंप गया। मैंने तुरंत अपनी गलती महसूस की। कोटवार यानी गांव का सबसे बड़ा हकीम मुझे उसका अनादर हो गया। यह ठीक नहीं हुआ। दूसरे ही क्षण वह गरज कर बोला, यहाँ क्यों बैठे हो सुस्ताने और रास्ता पूछने? चलो मैं रास्ता बताता हूँ। वह हमें नर्मदा तट ले गया। वह हमारे हम वहाँ बैठने वाले ही वाले थे कि उसने ललकारा, यहाँ नहीं वहाँ, सनेर के उस पार। हम वहाँ गए। बाद में दुल्हानी ने कहा, अब समझ में आया कि वह हमें यहाँ तक क्यों ले आया। सनेर के उस पार जबलपुर जिला है और इस पार नरसिंहपुर। उसने हमें जिला बदर कर दिया यानी जिले से बाहर कर दिया ना। अपराधी के साथ ही दंड काश अपराध के साथ ही दंड, काश हमारा दंड विधान इतना त्वरित होता। झांसी घाट के पास दुख परिक्रमावासी मिले। माँ बेटे थे। माँ बेटे को परिक्रमा करते पहली बार देखा। रात हम बैल खेड़ी में रहे और वे आगे निकल गए। माँ बेटा खूब चलते हैं। सुबह गांव में स्त्रियों को दही बिलोते देखा। नरसिंहपुर दूध घी कर जिला है। अब यह दृश्य हमें रोज दिखाई देगा। दोपहर को जलोन घाट में, ये भी जगह का नाम है जलोन घाट है ना, जलोन घाट में विश्राम करने के लिए रुके। पास ही नर्मदा की रेत में 20-22 ग्रामीणों का दल था। साथ में गाजे बाजे भी थे। पता नहीं क्या पता चला कि एक वृद्ध यहाँ से परिक्रमा कर उठे हैं। ये उन्हें विदा करने आए हैं। रात को ही आ गए थे। यहीं खुले में सो गए। सुबह वृद्ध का मुंडन हुआ, कढ़ाई हुई, प्रसाद बटा और अब जाने की घड़ी आ गई है। बाजे बजने लगे। एक एक करके सभी स्त्रियां नाची और अंत में वह वृद्ध भी नाचे। फिर बारी बारी से सभी उनके पांव पड़ने और रोने लगे, लेकिन वृद्ध सभी से कहते हैं, नहीं 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 रो, मुझे हंसी खुशी से विदा करो। मैंने कहा, आज तो हम अभी चले जा रहे हैं, लेकिन कल आपको मिला लेंगे। मैं जमुनिया में रुकूंगा, आपके आने पर ही चलूंगा। फिर चल पड़े। एक स्त्री रोती हुई बोली, आप इनका ध्यान रखना, वे मेरे चचा हैं। जब सब चले गए तो गांव के एक लड़के ने कहा, आप उनके साथ न जाना। क्यों? क्यों, वे चमार हैं, मांस मदिरा खाते हैं। रात मुआर के मंदिर में के चौतरे पर काटी। काफी ठंडी थी। सवेरे चल दिए। थोड़ी देर में जमुनिया आ गए। वृद्ध के बारे में पूछा तो गांव वालों ने कहा कि वे चमार मोहल्ले में मिलेंगे। वहां गए। यह उनके दामाद का घर था, साफ सुथरा लिपा पुता। वृद्ध नर्मदा नहाने गए थे। अधेड़ उम्र के दामाद हमसे कहने लगे, मुझे लालच हो आया है, मेरा मन भी जाने को कर रहा है। बहुत अच्छा, ससुर दामाद का साथ हो गया, लेकिन बड़े भैया कहते हैं कि ऐसे चुपचाप नहीं जाते, सभी रिश्तेदारों को खबर करेंगे, सब से मिलकर जाना है। तब कल या परसों निकलिए। पंचांग दिखाते हुए उन्होंने कहा, देखिए कल से पंचक शुरू हो जाएगा, पूर्णमासी तक निकलना नहीं होगा। तब तक वृद्ध नहाकर आ गए। हमें देखकर बहुत खुश हुए। मैं इतने, है ना, आगे देखिए, मुझे बात पूरी। तब तक वृद्ध नहाकर आ गया। हमें देखकर बहुत खुश हुए। मैंने इससे कहा कि मुझे मत रोको, लेकिन ये मेरी बात सुनने देते नहीं। आखिर यह तय हुआ कि दोनों पूर्णमासी के बाद निकलेंगे। मेरे गांव के और दो एक लोग साथ चलेंगे। तभी मुझे याद आया कि ये चमार है। भिक्षा हम मांगते नहीं, पर यहाँ जरूर मांगेंगे। बरामदे में एक स्त्री दही बिलो रही थी। भिक्षा में हमने मट्ठा मांगा। घर के लोगों को आश्चर्य हुआ, बेहद खुशी भी हुई। खुश भी हुए। क्यों हुए खुश? हमें देर न हो इसलिए दो स्त्रियां मिलकर बिलौने लगी। रस्सी का एक छोटा भाग स्त्री छोर पर एक स्त्री के हाथ में, छोर दूसरी स्त्री के हाथ में। इस रस्साकसी में हम बड़े चाव से देख रहे थे। रस्साकसी में क्या हुआ?
है ना। ठीक है, आगे देखिए। रस्सा कच्चे में हम बड़े चाव से देख रहे थे। 1 या 2 पन्ने हो रहे हैं आपके। मट्ठा पीकर आगे बढ़े। थोड़ी देर में ब्रह्मकुंड आ गए, नर्मदा के मोड़ पर, और खूब ऊंचे कगार पर बैठे हैं। पर है यह नर्मदा के यहाँ से कितना सुडौल दिखाई दे रही है, मानो अभी तक वह दुबली पतली मुस्कुराती लड़की थी, अब सुडौल बदन वाली युवती हो गई है। धूप से नहाई नर्मदा को शुभ्र रेतीले पाट का परिधान खूब जचरा फब रहा था। गोरी रेत के पास नीली जलधारा हृदय में माधुर्य से भर गया। हमारी पगडंडी नर्मदा में से ही है, जब रेत में से जाती है तब पैरों के नीचे हमारे रेतीले पैरों के नीचे रेत चुरमुराती है और चाल धीमी हो जाती है। जब कछार में तले गेहूं चने के पौधे में से आती है तो लगता है किसी बनिया में से जा रही हैं। नदी तट की पगडंडियां बनती बिगड़ती रहती हैं। जो जो ही पानी नीचे उतरता गया, नई मिट्टी में फसल बो दी जाती और पगडंडी नीचे खिसक जाती। पगडंडी लोकगीत की तरह होती है, इसे बनाने वाला अज्ञात होता है, कोई एक इसे बनाता भी नहीं। यह समूह का सृजन है। रात सांकल में रहे। घर के पास के घर के ग्रामीण ने हमें कंडे दिए और कंडे देकर कहा, मैंने पंडित आज कागड़ बनाओ, लेकिन पंडित को कागड़ बनाना सॉरी गाकड़ गाकड़ बनाना नहीं आता। तब वह विस्तार से बताने लगा कि गाकड़ कैसे बनाए जाते हैं। थोड़ी देर तक तो उसकी पत्नी यह सुनती रही, फिर बोली, तुम क्यों नहीं बना देते। आज्ञाकारी पति ने तुरंत कंडे सुलगाए। जब तक वे पूरी तरह जल चुके थे तब उनको अंगार पर उल्ट पुल्ट कर गाकड़ सेकता हुआ बोला, सिक जाने पर स्त्री से फूले हुए सिक जाने पर ये फूल जाएंगे और फट जाएंगे। घी होगा तो खाने में और मजा आ जाएगा। याद आया, एक दिन हम लोग जा रहे थे, रास्ते में पति पत्नी का साथ हो गया, बातें होने लगी, है ना। हम सामान से लदे फदे थे। पत्नी ने यह सब देखा तो पति से कहा, तुम इनका थोड़ा सा सामान उठा क्यों नहीं लेते। आज्ञाकारी पति ने तुरंत हमारे झोले लिए लिए। मेरा विचार है कि पत्नियों के सेवा कार्य के पीछे प्रेरणा प्राय पत्नियों की रहती है। अंगार पर गाकर सिकते देखकर मुझे लगा कि प्रकृति के बीच रहने वाला आदि मानव अपने खाद्य पदार्थ इसी प्रकार भून कर खाता होगा। फिर अतिशयोक्ति करके हम कह सकते हैं कि गाकर प्रकृति है, रोटी संस्कृति है और पूरी पराठे प्रकृति है। उधर कंडों पर गाकर सिक रहे थे, इधर स्टोव पर दुल्हानी दाल बना रहा था। दुल्हानी स्टोव जलाने से लेकर खाना तैयार हो जाने तक जुटा रहता, लेकिन साठे की दिलचस्पी केवल बघार में थी। करने में मसाले निकालना, करना मतलब सागार होता है, सब वो जो होता है ना आपका गोदाम, वो देर तक तेल में भूनता, फिर बघारता या छोंकता, है ना। आगे देखिए, एक दिन खीर बनने का आयोजन हुआ तो वह भी बघारने की तैयारी करने लगा। बड़ी मुश्किल से समझाया कि खीर को नहीं बघारते। बघारना मतलब छोंकन देना, तड़का देने वाली बात है ना, भूनने वाली बात। वैसे उसे बघार के कारण यहाँ से पपरिया मंदिर में आश्रय मांगा तो पंडित जी ने टका सा जवाब दिया, यहाँ कोई जगह नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी और अंधेरा घिरने लगा। तभी एक वृद्ध आए और कहने लगे, चलो मेरे घर। रास्ते में लोगों से
कहते हैं, पाहुने आए हैं, घर ले जा रहा हूँ। एक साधु को उन्होंने पहले से ही आश्रय दे रखा था। हम 4 को और ले आए। मैंने कहा, आप हमें बिल्कुल अपनी जान पर पड़ते हैं। आप हमें बिल्कुल अपनी जान पड़ते हैं, कहने का मतलब ये। उन्होंने कहा, इसी संसार में कोई ध्यान आज अपना नहीं, माफ करेगा, अशुद्धि हो जाती है। इस संसार में कोई अपना नहीं। फिर रुक कर बोले, और कोई पराया भी नहीं है न उलझन की बात। सुबह चले तो गरारू के पास नर्मदा चट्टानों में शोर करती मिली। समनापुर के बाद आसिया में वह संगमरमरी चट्टानों में से बहती है, और अपने संगमरमरी लिबास में वह हमेशा अच्छी लगती है। रात की चिकनी में से तो सुबह चले तो धुआंधार पड़ा। छोटा धुआंधार छोटा धुआंधार है तो क्या हुआ, वह तो शेर का बच्चा है। लहरों का वही एक दूसरे को धकियाना, छल्ले बनाना, उमड़ना घुमड़ना और चट्टानों को तराशना। दोपहर को पड़ी शेर नदी नर्मदा से वह कैसी चुपचाप मिल रही थी। दोनों रेत में बहती हैं, इसलिए शोर नहीं। पानी इतना साफ है कि यह धूल में पानी कितना साफ है, कितना पानी इतना साफ है कि धूल में झिलमिलाता न होता तो तो नदी में पानी न होने का धोखा हो सकता था। मतलब पानी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता था। इतना साफ पानी है, मतलब कतई पानी नहीं, ऐसा लगता है। हम भोजन से निवृत्त हुए ही थे कि परिक्रमावासियों का एक दल आया। उसने 2 स्त्रियां भी थी। खाते पीते घर की जान पड़ती थी। पता नहीं, अच्छा पता चला तो क्या हुआ, पता चला, मैंने पूछा, कोई रास्ते में तकलीफ। अब क्या होता है देखिए आगे। आज एकादशी है। दोनों पटों पर स्नानार्थियों की भीड़ है। बनारस में एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन छोटा मोटा मेला भरता है। सबसे बड़ा मेला संक्रांति में भरता है। एक महीने में एक बार, 1 महीने में तक चलता है मेला। 1 महीने तक चलता है, मतलब नर्मदा तट पर भरने वाले मेलों में यह शायद सबसे बड़ा है। तीसरे पहर चल दिए। एक ग्रामीण का साथ हो गया। नर्मदा की खड़ी कगार पर पगडंडी सक्रिय हो गई है। बड़ी सकड़ी सक्रिय और फिसलन भरी। जरा चूके और गए। मैंने कहा, अब यह तो बड़ी खतरनाक जगह है। जगह नहीं, माफ करिएगा, बड़ी खतरनाक है। एक बार एक बाबा यही लुढ़क गया था, सीधे पानी में गिरा। फिर उसे तैरना आता था, निकल आया। सामान बह गया। लोगों ने सामान दिला दिया। दूसरे ही दिन आगे बढ़ गया और रुतबा नहीं ना। आगे देखिए, थोड़ी देर में बढ़िया आ गया। रहने की अच्छी व्यवस्था हो गई। यहाँ रुके थे, ये है ना। ठंड अचानक बढ़ गई। देर तक आवाज लगाने के पास ही नहीं रहे थे। कंडे सिक्कर कर पंडित जी ने पंडित ने गाकड़ बनाए। गाकड़ जो सिक रहे थे ना, उन गाकड़ों की बात है। अब वह बढ़िया गाकड़ बनाने लगा। बिन सारे बल दिए, चल दिए, मतलब सॉरी माफ करिए, कैसा लग रहा है, बल दिए, बिन सारे चल दिए। रात में एक किसान के घर ताजे टमाटर में थे। हमने टमाटर खरीदे। उसकी स्त्री भैंस लगा रही थी तो दूध भी खरीदा और वही पानी भी गए। आगे देखिए, अभी अभी जो दूध भैंस के पेट में था, अब वह हमारे पेट में है। मनुष्य की परिभाषा यह भी हो सकती है कि जो दूसरे के पेट में चीज होती है, निकाल कर अपने पेट में पिटारी में ठूसने में जो माहिर हो, उसे मनुष्य कहते हैं। किसान ने हमसे पूछा, आगे तुम्हारे किसी रिश्तेदार को कोई समाचार देना हो तो? उसने कहा, ढाना में मेरे समधी रहते हैं, नाना है और वधू। गांव में जाते ही घर पड़ेगा। अमरूद नीम के बहुत से पेड़ लगे हैं, है ना। आगे देखिए, काफी बड़ा है अभी तो ये भाग।
तो ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पढ़ लिया हमने। यहाँ बड़ी बहन ने कहा, कैसी तकलीफ? भैया ने पूछा, फूल की तरह रखा है, वे यहीं रुकेंगे, सोएंगे कहाँ? उनके साथ एक साथी ने कहा, ये बहन साथ में है इसलिए ऊपर कुटी में चले जाएंगे, वरना यहीं रेत में सो जाते। ऐसी ठंड में? अभी ठंड पड़ ही कहाँ रही है, हम ठंड से परेशान हैं। ये कह रहे हैं कि ठंड शुरू ही कहाँ हुई है। इस दल में भी वे माँ बेटे नहीं थे, खूब चलते हैं। शाम को सतधारा पहुंचे, चारों ओर चट्टानें छितरी हुई थी, कहीं कहीं ऐसा लग रहा था मानो नदी में कुंड बन गए हो। अत्यंत मनोरम दृश्य था। यह नर्मदा पर सड़क का पुल है, बहुत कम पुल ऐसे सुंदर स्थान पर होंगे। लेकिन छठी थोड़ी देर में शाम हो गई और अंधेरा फैलने लगा, लेकिन यहाँ से बरमार ज़्यादा दूर नहीं, इसलिए अंधेरे में ही आगे बढ़े। आगे क्या हुआ देखिए, आकाश में कछार के तारों में पौधे निकल आए। दूर मंजिलों से आरती का स्वर सुनाई देने लगा। आखिर अंधेरे में ऊंची अटपटी और खड़ी कगार बढ़कर धर्मशाला पहुंचे। वहाँ पहले से ही बहुत से परिक्रमावासी ठहरे थे, एक और भी कमरा खाली नहीं था। आखिर एक वृद्ध भिक्षुक ने हमें अपने कमरे में ठहरा लिया। हमें विश्वास था कि वे माँ बेटे जरूर यहाँ मिलेंगे, क्योंकि आज हम कोई 20 किलोमीटर चलते रहे, लेकिन वे यहाँ भी नहीं। ओहो, वे चलते हैं या उड़ते हैं? ये था मतलब थोड़ा दृश्य ना। ये रेखा चित्रों को भी आप देखते रहिए। अब हम अगले भाग में पढ़ेंगे इसका अगला भाग, जो कि होगा अध्याय 9 से, और 20-22 अध्याय इसमें है। 8-7 वीडियो में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।